और नाज़रीन, मौजूदा सियासी, पार्लिमानी और कानूनी स्ट्राइक पे बात करेंगे। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। काशिफ साहब, जो इस वक्त की सिचुएशन नजर आ रही है, सीम्स लाइक के तमाम जो इदारे हैं वो एक फाइट का सामना कर रहे हैं फ्रॉम विद इन एंड इवन आउटसाइड। एक कॉन्फ्लिक्ट है जो एस्केलेट हुए जा रहा है बिटवीन गवर्नमेंट, जुडिशरी, डिफरेंसेस बड़े डीपन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस काजी फैज़ ईसा साहब जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर है, वो भी एक लाइमलाइट में, उनके दरमियान के भी जो डिफरेंसेस है वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा हैं। फिर एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे हैं जो आज वही ग्राउंड अडॉप्ट कर रहा है जो कि डिटेल जजमेंट रिजर्व सीट्स पे आने के बाद गवर्नमेंट जो स्टांस अडॉप्ट की हुई थी, आज बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन भी वही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम है या पार्लियामान की लेजिस्लेशन सुप्रीम है। अप फ्रंट एक डिफाइंस नजर आ रही है। आपको ये सब कुछ क्या बता रहा है काश साहब, और मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, एक चीज जो आपको बड़ी वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि तमाम इदारों को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है एक पोजीशन के साथ, जिसमें वो जो ताकतवर लोग हैं, जिस तरीके से वो ये सारा कुछ चलाना चाहते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इदारे एक जगह पे आके खड़े हो जाएं। जो हम लाइन दें, तमाम इदारों को उसी लाइन के मुताबिक चलना चाहिए। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिसाल दी। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह बदमाश बन के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने खड़ा हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा है, बड़ी तफसीलन ये सारी बातें उसमें एड्रेस की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दूसरी वजाहत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत ये चाहती है और ताकतवर लोग ये चाहते हैं, और उन लोगों का एक प्लान है, और प्लान ये है कि 2/3 अक्सरियत असेंबली में चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो काफी अरसे से ये गेम खेल रहा है। आप ये अगर पढ़ें जो तफसीली फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, ये तो पूरी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि कैसे आपने एक सियासी जमात को सियासी जमात ही नहीं रहने दिया, कैसे आपने उनके लोगों को आजाद कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सब किया है, और वो इस वजह से किया है क्योंकि उस वक्त यही करना मकसूद था। ये इस सारे माहौल में इलेक्शन कमीशन का रोल तो बड़ा वाज़ेह था कि वो क्या करना चाह रहा है। अब आने जरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी आपने काजी फैज़ ईसा साहब का जिक्र किया और आपने अंदरूनी इख्तलाफ का जिक्र किया। अंदरूनी इख्तलाफ भी इस बैरूनी इख्तलाफ के ही तनाजुर में देखें कि इस वक्त कोशिश क्या हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि एक आईनी कोर्ट बना दिया जाए। अब ये बात बड़ी अच्छी है, सब कहेंगे हमने तो अपने मंशूर में लिखा था, लेकिन बात शुरू कहां से हुई थी? शुरू हुई थी टेन्योर कर दे जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, काजी फैज़ ईसा साहब का। या आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर ने कहा था, काजी साहब ही नहीं माने। उसके बाद कहा गया उम्र 68 साल कर दें, उस पर काजी साहब मान गए, लेकिन आईनी तरमीम चाहिए थी और दूसरी जमातें नहीं मान रही थी कि ये पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगा। फिर कहा गया जनाब टॉप 5 जजेस में से किसी एक को हुकूमत चुन ले। ये तमाम कोशिश हो रही थी या किसी एक साहब को रखने के लिए या 2-3 को ना रखने के लिए, कि उनको किसी तरह इस सिस्टम से, इस निजाम से बाहर निकाला जाए। एक ऐसा कोर्ट बने जिसको पाकिस्तान के वजीर आजम चुनेंगे, उनकी यानी सियासतदान ये फैसला करेंगे कि कौन से जज होंगे। क्योंकि आपको मिसाल दी जाएगी अमेरिका की, लेकिन हम अमेरिका की तरह चलते नहीं है। यहां पर जो भी होता है उसके पीछे कोई डिजाइन, कोई सियासत होती है, कोई डिजाइन होता है, कोई ना कोई आपको साइंस नजर आएगी, कोई फनकारी नजर आएगी, कोई वारदात नजर आएगी। और यहां पर भी वारदातें पड़ी हुई हैं। असल मसला यह है कि सारी वारदात किस लिए? पूरा निजाम तबाह करने के दर पे लग गए। सिर्फ इस वजह से सारे इकट्ठे हो जाए और ये मुल्क हमारी मर्जी से चल ले। इस वक्त पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है जो डैमेज किया जा रहा है रियासत को, रियासत पाकिस्तान को? कैन वी अफोर्ड दिस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े इख्तलाफात रहे हैं लोगों के पिछले 20 साल में। हम खुद उसके अंदर बड़े एक्टिवली रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो या उसके बाद के वाकयात। सुप्रीम कोर्ट वॉज हमेशा डिवाइसिव रहा है कुछ सियासी मामलात में, बट लार्जली उसको डिमोलिश नहीं किया गया, कोई इंप्लोजन का शिकार नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम क्या ये अफोर्ड कर सकते? क्या यानी आप इस मुल्क का अदालती निजाम तबाह कर दें सिर्फ इस वजह से ताकि हमारी मर्जी के लोग एक सर्टेन जगह पे आके हमारी मर्जी के फैसले दें? जब तबाह कर देंगे इसको खड़ा कौन करेगा? असल सवाल यह है। आपका निजाम आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान, अगर ये सारे इदारे ही आपको नजर आ जाएं, पार्लियामेंट को देखें, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कौन नहीं जानता? ये पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करने जा रही है। क्यों? क्या आप माइनॉरिटी को ये राइट देते हैं कि आप आके आईनी तरमीम कर, लेकिन कर रहे हैं। आप एक
कोर्ट को भी बर्बाद करने के चक्कर में। एंड इन ऑल दिस काश साहब, जिस तरह के आपने सारे इवेंट्स का हवाला दिया गुज़िश्ता 1.5 साल में जो कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं, कंटेम्पचुअस तो इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज लगता है, नजर आता है। जिस तरह से एक फाइनल आर्बिटर की, और हमेशा से यही सुना जाता था एक लास्ट रिजॉर्ट है, उसका फाइनल वर्ड ही इज द फाइनल से। अगर वही इंटरप्रेट दैट विल बी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय द एग्जीक्यूटिव, तो फिर किधर मामला जो है वो क्या फिर ताकत के जोर पर होंगे, वो क्या सड़कों और एहतजाज के थ्रू होंगे? सो काजी साहब ये जरूर बताइएगा, ये 63A और आईनी तरमीम का जहां पर आप हवाला दे रहे हैं, 63A से मुतालिक हम देख रहे हैं कि वही जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, आपको लगता है कि जो ओरिजिनल जजमेंट थी विच वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उसको ये रिव्यू बेंच नलिफाई कर सकता है? देखिए जी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब पब्लिक डोमेन में ये बड़ी बातें की गई बेंच फिक्सिंग की, कि बेंच बनता है तो पता चल जाता है पाकिस्तान में सबको कि फैसला क्या होगा। भाई इससे आगे क्या कहें, बेंच बनता है तो पता लग जाता है कि फैसला क्या होगा। लेकिन ये बात भी हुकूमती सर्कल्स में ये चल रही है, हो जी हो जाएगा, अब पीटीआई के 4-6 लोग 8 लोग तोड़ लेंगे, ज्यादा क्या, दोबारा इलेक्शन लड़ा के उनको वापस लाना है, ले आएंगे हम उनको। जो फाइनल आर्बिटर की बात की ना, देखें मसला ये है कि आप किसी की चीज आपको पसंद आए या ना पसंद आए, वो थी तो उस जगह पे 40% गलत होगी, 60% ठीक भी रही होगी। हम अब उस जगह जा रहे हैं जब फाइनल आर्बिटर जो भी होगा वो फाइनल आर्बिटर उसको मानेगा नहीं, यानी उसमें तब्दीली क्या करेंगे आप? हमें निजाम बनाने हैं, उसको मजबूत करना है, रिफॉर्म्स की जरूरत है अदलिया में, लेकिन आप रिफॉर्म्स हमें ना दिखाएं कि रिफॉर्म इसलिए नहीं की जा रही कि इदारा बेहतर हो, रिफॉर्म इसलिए की जा रही है कि हमारा नफा किस चीज में, हमें मफाद सियासी चाहिए, वो सियासी मफाद की प्रोटेक्शन के लिए ये काम किया जा रहा है, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। सीम्स लाइक कि ये चाहते हैं कि अपने इक़्तिदार जो है इनका एक इमॉर्टल नजर आए। बिलावल साहब का आपने रिसेंटली इंटरव्यू भी किया और उन्होंने आईनी अदालत के भी हवाले से कहा कि ये बीबी का ये एक ख्वाब था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा है वो इसका हिस्सा भी था। सो इसलिए इस आईनी अदालत को और ये बन के रहेगी। लेकिन उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा काश साहब आपने देखा होगा, उसका जो पॉइंट नंबर 23 था वो हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बड़ा वाजे था। सो ये मतलब उस अनफिनिश्ड एजेंडा के हिस्से में वो शिके या वो नुकात जो है वो कब उसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की ना, मैं जो फ्रेमर्स थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मैं उनसे बात कर रहा था, बड़े लोगों से बात की पीपल्स पार्टी की साइड पे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सीओडी में क्यों लिखा गया? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, तमाम जज नीचे से हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका कहना था कि ये सारे के सारे परवेज मुशर्रफ साहब के मंजूर नजर जज आ गए थे और जाहिर है उन्होंने फैसले भी वही देख देख के करने थे। तो इसलिए कहा गया कि इस फौजी तसल्लुत से आजाद किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को और एक नया कोर्ट बनाएंगे हम जब आएंगे, ताकि हम आईनी और कानूनी मामला सीधे कर सकें। लेकिन यहां पर तो जिस सोच के मुताबिक किया जाता है उसके बिल्कुल मुखालिफ ये काम किया जा रहा है कि एक हाइब्रिड निजाम जिसका सारे हिस्सा, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्लोर क्रॉसिंग की बात की, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि किसके कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, कोई उनसे एंगेज नहीं करेगा, कोई उनके साथ रल के हुकूमतें नहीं बनाएगा या सियासत नहीं करेगा। लेकिन वो सब हो रहा है, यहाँ पे एक हाइब्रिड रिजीम चल रही है। फिर कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं। का देखिए हम सब और मजबूरी है। मजबूरी क्या है भाई, को पूछे बिलावल साहब से, बिलावल साहब आपकी मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि सर ऑर्डर आ गए। अब जो ऑर्डर आ गया हम तो उस ऑर्डर के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो मौलाना साहब आप खड़े हो जाएं, मौलाना साहब को थोड़ी आप कोशिश कर लें कि आर्टिकल के ऊपर आप थोड़ा वजन डालें ताकि हम उसको निकालें, और निकाल भी दिया है। अपेरेंटली मौलाना साहब कल बता रहे थे कि वो आर्टिकल 8 की जो तरमीम है वो निकाल दी गई है मुसवदे से, जो आईनी मुसवदा था। और वो रेडी है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि आपकी मुलाकात उनसे हुई, वो इस तरमीम के लिए मौलाना साहब रेडी हैं, तैयार हैं? देखिए इंप्रेशन यही है, मौलाना साहब ने जिस तरीके से इसको पिच किया कल के वो क्या करेंगे या क्या हो रहा है, उसमें यही कहा गया है देखें जी ये भी हमारी डिमांड थी, ये भी हमारी डिमांड मंजूर कर ली गई, हमारी डिमांड आर्टिकल 8 और 9 पर थी, उसको बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो हमारी डिमांड ही थी, और हुकूमत हमें कह रही है कि सर आपके कहने पे हम ये कर रहे थे। फिर जो जजेस की ट्रांसफर है हाई कोर्ट की, जब ये मैंने सवाल पूछा हो तो उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा मेरा तो इस पर मौक़िफ़ ये है कि ये अच्छी चीज़ है,
अब सवाल बाद में मैंने कहा जी पाकिस्तान में तो ये होगा कि कोई सरकार का केस हाईकोर्ट में चल रहा होगा और सरकार को लगेगा कोई जज मेरी लाइन पे नहीं जा रहा तो उसको उठा के ट्रांसफर कर देगी। बिल्कुल। तो ये कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेगी? लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन बहुत से डिफरेंट नुकात पर यानी उन्होंने, मौलाना ने ये भी कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो बन जाए सनसेट क्लॉज के साथ के 2 साल के लिए हमें इजाजत दे दे। तो ऐसा लगा कि बहुत से मामला तय हो गए हैं, बहुत से मामला पर अग्रीमेंट हो गई है कि करना क्या है। और यानी इस वजह से मुझे लगा कि मौलाना उस तरफ जाएंगे, लग ऐसे ही रहा है हमारा। कल रात को भी हम बहुत से दोस्त इकट्ठे थे जो ब्रीफिंग में भी थे, किसी के घर खाने पर इकट्ठे थे, तो वहां पर भी सबका कंसेंसस यही था जो एटलीस्ट अटेंड किए हुए थे ब्रीफिंग, कि हाँ लगता है मौलाना साहब तैयार हो गए हैं आईनी तरमीम के। और मिलिट्री कोर्ट्स के भी हवाले से आप जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब उसकी भी हिमायत कर रहे हैं। जी उन्होंने ये सनसेट क्लॉज का जिक्र किया कि अगर सनसेट क्लॉज के साथ किया जाए 2 साल तक अगर मिलिट्री को देखें, जी मुल्क के हालात देखें, इसी वजह से मिसिंग पर्सन्स होते हैं, तो अच्छा ना मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो कहा गया सर इसका तनाजुर 9 मई है कि 9 मई के लोग भी हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल होना है। हाँ जी फिर अब होना है तो होना। तो वो मेरा ख्याल है वो उस पर भी तैयार थे कि एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल्स होने चाहिए। राइट। काश साहब अब थोड़ा जरा पीटीआई और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स पे भी मैं चाहूंगी आप जरा कमेंट करें। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि वो लंदन जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे। ये वोट डाल के जाएंगे या वोट डाले बगैर जाएंगे? देखिए अगर तो वोट का मामला आ गया, मुझे लगता है डालना तो इतना टाइट वोट है कि मौलाना एक वोट मैटर करता है। लोग यहाँ पर जब बुलाया गया था लास्ट टाइम, सारों को इकट्ठा बेचारों को किया था इन्होंने इस्लामाबाद में वोट डालने के लिए, तो एक साहब की वालदा वेंटिलेटर पर थी, एक एमएनए की, और मिन्नतें करते रहे कि मुझे वापस जाने दें, उनकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन कहा गया नहीं आपने वोट डालना है। एक भेड़ बकरियों की तरह उनको असेंबली के अंदर किसी को पता नहीं। ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनको पता आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाले, कानून साज। और कानून साज और लेजिस्लेटर को यह भी पता नहीं कि मुसवदे में क्या लिखा है। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जो ही मुसवदा आएगा सिर्फ आपने यस करके उसको पास कर देना। और फिर ये कहते हैं बिलावल साहब जब 63A को डिफेंड कर रहे थे तो क्या कमाल की दलाइल दे रहे थे कि आजाद करें कानून साजों को, यानी लेजिस्लेटर्स को, कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करें। यहाँ पे अपने ज़मीर के फैसले तो मुश्किल ही हुआ करते हैं। लेकिन ये बात मियाँ साहब की एक और चीज़ मेरे जहन में आई, वैसे ही हम देख रहे थे इस चीज़ को, एक सेहतमंद पंजाब की कैंपेन पंजाब चला रहा है। मतलब इतना सेहतमंद पंजाब है, लेकिन मियाँ साहब को सेहत लेने के लिए या अपने टेस्ट कराने के लिए और इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। तो कौन सा सेहतमंद पंजाब? व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल। बिल्कुल। ये भी देखें पाकिस्तान गरीबों को जो छोटी मोटी सेहत का चाहिए ना, डिस्प्रिन की गोली, उतना सेहतमंद पंजाब है या वाकई में सेहतमंद पंजाब है जिसमें आप अच्छे अच्छे अस्पताल बना रहे हैं जहाँ पे ये अमीरों का और एलीट का इलाज करें ना, ऐसा अस्पताल बनाएं जिसमें गरीब का भी इलाज हो और मियाँ साहब भी यहाँ पे इलाज करा सकें। बट काश साहब ऑन अ बिगर कैनवस आपको नजर क्या आ रहा है? मियाँ साहब की फिर खामोशी के पीछे वजह क्या है? इतना कुछ हो रहा है, इतनी तरमीम लेके आई जा रही है, पावर्स जो है वो नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे एब्डिकेट हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एब्डिकेट हो गई हैं। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब हैज ही लॉस्ट द ग्रिप ओवर हिज पार्टी, या फिर सब कुछ उनको इस वक्त इक्तदार या सीएमशिप की मजबूरियां ही आड़े आ गई हैं? नहीं जी, देखिए सियासत की मजबूरियां जो आड़े आ गई, उनका मुखालिफ उनकी शायद कैलकुलेशन में उनसे बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, जिसका नतीजा उन्होंने 8 फरवरी को देखा कैसे वो अपने घर की सीटें हार गए। यानी वो लाहौर की सीट हार गए, यहाँ से लेकर पंजाब वो अंदर चले जाएं, जीटी रोड की कोई एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी। किसी ने सोचा था मुस्लिम लीग नून का ताना क्या था सियासत का, ये जीटी रोड की पार्टी है जी। जीटी रोड हार गई पूरे का पूरा, एक सीट नहीं निकली। यानी जो लाहौर के भी अगर मैं आपको सुनाऊं किस तरह से आरओ उसको इकट्ठा किया और मियाँ साहब के हल्के के आरओ के साथ क्या हुआ, तो किस तरह मुश्किल से सीटें निकाल के दी गई। अब उन हालात में मियाँ साहब को यह लगता है कि मेरा जो मुखालफ है वो जाने और ताकतवर लोग जाने, तुसी सानू उन्हें खत्म करके दोगे, आपको जो खिदमत चाहिए हम वो खिदमत करने को तैयार है। ये है एक चीज जो अभी फिलहाल नजर आ रही है। मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उन्होंने तो अपना रिटेन किया वोट बैंक सिंध का, ज्यादा लार्जली इंटीरियर सिंध का। चले 4-6 सीटें आगे पीछे होना पाकिस्तानी सियासत में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह बिलावल अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं, कि मैं करके देता हूं आपको, वो मेरे लिए जरा ज्यादा परेशानी का बायस है। क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसको देखा जाता था कि
आइन, कानून, इखलाकियात, जब भी ये मुश्किलात आएंगी, पीपल्स पार्टी बेशक हम गवर्नेंस से हम उसकी डिसएग्री करें, इख्तलाफ करें, लेकिन इन चीज़ों पे खड़ी हो जाएगी। तो मियाँ साहब ने खामोशी इस वजह से इख्तियार की है। ग्रिप का कोई मसला नहीं मियाँ साहब को, पार्टी की ग्रिप उनकी अपनी जगह मौजूद है। शहबाज साहब उनके बाहर नहीं जाएंगे, मरियम नवाज कैसे जा सकती है उनके बगैर। सो नवाज शरीफ की कई भी बात आखिरी बात है, हरफ आखिर है पार्टी के अंदर, लेकिन क्या असल मसला सियासत है। वो सियासत करके शायद उनको लगता है कि हम नहीं जीत सकते, तो यही करके जीत सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो सारा कुछ फिर आउटसोर्स कर दिया गया है और मियाँ साहब वो कहें हाथ दस्तखत करने या अंगूठा लगाने के लिए तैयार हैं कि जो आप कहेंगे हम कर देंगे। राइट, वकाश साहब एट द सेम टाइम उनका ओपोनेंट जो है उनकी भी अभी तक वो बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है इमरान खान साहब की। आज भी हम देख रहे थे वो जो गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की सहाफियों से, उसमें उन्होंने यही कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। ऑल्दो आपको पता है रऊफ हसन साहब अभी कुछ दिनों कबल कह चुके हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज हम करें। खान साहब ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा रऊफ हसन की गलतफहमी हुई होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी रिटरेट किया कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात का फायदा ही नहीं है, वो राइट दिखा के जो है वो लेफ्ट मारते हैं। हाँ, तो इमरान खान साहब की इस क्लैरिटी के साथ एंड वेरी सेज कि पिंडी का अब ये जलसा नहीं होगा, भरपूर एहतजाज होगा। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उनके वकला एहतजाज करेंगे। सो किस तरफ अब मामलात इनके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आई कीप आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन इन एवरी शो कि आपको इमरान खान साहब इस क्लैरिटी के साथ कब तक बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बाहर तो आते हुए नजर नहीं आ रहे जी। लगता ऐसा ही है कि जब तक साइयों का जोर चलेगा इमरान खान साहब अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। ये जो बीच में आपने सुना मुज़ाकरात वगैरह वगैरह, इमरान खान साहब के लिए फिलहाल इस सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं। उनको जो सिस्टम जिस तरह सोच रहा है वो यही है कि यही हुकूमत चलेगी। आप देख रहे हैं कि सारा निज़ाम उसी तरफ उसको चलाने के लिए कोशिशें कर रहा है कि किस तरह ये भी मैनेज कर लें तो अदलिया भी मैनेज हो जाए तो बाकी इदारे भी मैनेज कर लें। तो इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, लेकिन क्लैरिटी उनके पास भी नहीं है। देखिए, या तो आप कहें कि मैं डेमोक्रेट हूं या आप नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप ये भी कहें कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहा हूं और मुज़ाकरात आपने इस्टेब्लिशमेंट से करना। तो आपका काम था जमहूरी सियासी जमातों को उनसे मुज़ाकरात करना। तो क्लैरिटी अब देखें, परसों का जलसा कैंसिल कर दिया। आई जस्ट डोंट गेट इट कि ये जलसा कैंसिल करके जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या इनको लगता है कि हम जलसा बड़ा नहीं कर सकेंगे और इस वजह से जो एम्बैरेसमेंट होती है, लोग बंदे गिनते हैं, उसकी वजह से एहतजाज में कोई बंदा थोड़ी गिनता है कि कितने बंदे आए हैं। बट आपको लग रहा है काश साहब कि ये सीरीज ऑफ जलसाज भी या एहतजाज भी इनको ये मोमेंटम पीटीआई जो है नहीं गेन कर पाएगी उससे? देखें, अगर करेंगे तो मोमेंटम आएगा ना। देखें, पहला जलसा जो उन्होंने इस्लामाबाद का किया वाज अ गुड शो। लाहौर का जलसा वाज एन ओके शो, लेकिन आपको फिर भी ये करते रहना है ताकि आप बंदे बार बार दिखा सकें कि दिस इज आवर स्ट्रीट पावर, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, लोग हमारे साथ हैं। असल तो लड़ाई फिर आखिर में लोगों की है ना, कि लोग क्या चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं जब आप बड़े जलसे करेंगे और ये दिखा पाएंगे कि केपी में कर लें, वो तो आसानी से किए जा सकते हैं। आप और जगह पे सिंध में करें, बलूचिस्तान में जाके कर सकते हैं। ये मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्या वजह है कि और अल्टीमेटली आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो एसओपीज आते हैं या एनओसी इनको जारी की जाती है, जो कंडीशनैलिटीज इंपोज की जाती हैं, अल्टीमेटली आप 3 घंटे, कल को आधे घंटे के लिए इनको टाइम दिया जाएगा, वो भी ये जो है फॉलो कर लेंगे। इनको 40 किलोमीटर तो अब एक ट्रेंड बन चुका है, शहर से 40 किलोमीटर दूर जो है इनको जगह मुख्तस की जाती है। प्रकाश साहब, आखिरी सवाल मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये हुकूमत बाय द वे इकोनॉमिक रिवाइवल इस किस्म की बातें सुन रहे हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब की बात सुन रहे थे तो वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत तर अब हो रही है, आईएमएफ से मामलात भी ठीक हो गए हैं, दोस्त ममालिक अब हमारी तरफ देख रहे हैं सरप्राइजिंगली। सो वाकई में ऐसा ही है, इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है, हुकूमत मजबूत तर हो गई है, या फिर एक बयानिया बनाया जा रहा है? और जिस तरह आपने कहा कि अगर मियां साहब का ओपोनेंट जो है इस वक्त इतना मकबूल तरीन है, सो उसको काउंटर करने के लिए एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी हम मुल्क जो है वो सही जा रहा है और इस केओस को काउंटर किया जाए ताकि उस बयानिया से। देखिए, दोस्त ममालिक आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं? अगर आपकी मईशत स्टेबल हो गई है तो इसलिए देख रहे होंगे हमारे पैसे वापस कर। अभी हफ्ता 10 दिन पहले हम चीन और सऊदी अरब से पैसे मांग रहे थे और वो दोनों पैसे देने से इनकार कर रहे थे। इतनी मजबूत मईशत है आपकी। सो जो इतनी अच्छी अगर इनकी मईशत हो गई है, जो कि आई होप कि एक दिन हो जाए, कम से कम हफ्ता पहले तो नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि आईएमएफ के आने की वजह से थोड़ा सांस लेंगे, थोड़ा रिलीफ आएगा,
कि चलें फौरी अब कोई इकोनॉमिक प्रेशर या टेंशन नहीं है, लेकिन क्या हमारे माशी मसाइल हल हो गए? फार फ्रॉम इट। आई डोंट थिंक हमारे माशी मसाइल अभी हल हुए हैं। सिर्फ हम वक्ती थोड़ी सी स्पेस निकलती है अमूमन इस तरह के टाइम पर, जब IMF आता है आपको पता है वो ये ट्रांच आपको मिल जाएगी, वो फिर आपको कंडीशंस देंगे, अगली ट्रांच पे फिर दोबारा कंडीशंस कहेंगे पूरी की है या नहीं की, बताओ। बिजली बढ़ाई, गैस बढ़ाई, फलानी चीज लेवी जिसकी लगाई, कॉन्सिक्वेंसेज मुल्क की आवाम बेयर कर रही होती है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।